इस वीडियो में हम 9th क्लास के पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का दूसरा भाग कवर करेंगे। इसके पहले भाग में आपने मिश्रण की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से समझा था। इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और तत्व यौगिक मिश्रण में अंतर। तो सबसे पहले मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं वो केवल भौतिक रूप से संयोजित होते हैं, उनमें किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती, इसलिए किसी भी मिश्रण में घुलित पदार्थों को पृथक किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। अब उसके अलग करने की कई विधियाँ हैं, जैसे हाथ से चुनना। जैसे आपने देखा होगा कि अनाज में या दालों में कोई कंकर पत्थर है तो उसे हम हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। दूसरा, छलनी से छानना। छलनी से छान के हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, चाय को छानना या अनाज को छानना। तो ये कुछ विधियाँ जो हैं हम दैनिक जीवन में भी बहुत काम में लेते हैं। फिर चुंबक द्वारा पृथक्करण। यदि लोहे का पदार्थ जो है वो अगर किसी में घुला हुआ है तो उसे हम चुंबक की सहायता से अलग कर सकते हैं। फिर वाष्पीकरण की विधि, अपकेंद्रण विधि, की पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाजी आसवन और क्रिस्टलीकरण। तो ये प्रमुख विधियां हैं जिनसे हम मिश्रण के पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो पहले वाष्पीकरण विधि। इस विधि में जो है द्रव्य को, मतलब दो पदार्थ हैं घुलित हैं आपस में, तो एक को गर्म करके हम वाष्पित कर लेते हैं, दूसरा पदार्थ जो है वो हमारा शेष रह जाता है। जैसे समुद्री जल में से नमक प्राप्त करने के लिए या पानी में अगर नमक घुला है तो उसे हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। पानी जो है वो वाष्पित हो जाएगा और नमक जो हमारा शेष रह जाएगा। तो इस तरह का हम प्रयोगशाला में या घर पे करके भी देख सकते हैं। तो वाष्पीकरण जो है ऐसी विधि है जिससे हम कई पदार्थों का अलग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अपकेंद्रण विधि। इस विधि में हम एक अपकेंद्री यंत्र का प्रयोग करते हैं जो एक मिक्सी की तरह घूमता है, जैसे कि कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सी है, या हम दही में से मक्खन अलग करते हैं तो उसमें इस विधि को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे दही में से मक्खन निकालने के लिए जो मशीन काम में ले जाती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है और इस विधि को अपकेंद्रीय विधि कहते हैं। उसके बाद है पृथक्करण विधि। यदि दो अघुलनशील द्रव्य आपस में घुलित हैं तो उसे हम पृथक्करण विधि या पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे तेल और जल अगर आपस में घुलित हैं तो इस तरह की कीप द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। इसमें तेल और जल को जब मिलाएंगे तो तेल जो है ऊपर आ जाता है और जल जो है भारी होने के कारण नीचे रह जाता है। तो इसे हम कीप में डालकर और उसे अलग कर सकते हैं। इसमें हम स्टॉप कार को पहले खोलेंगे और जल हमारा नीचे जो है किसी बर्तन में प्रवाहित हो जाएगा, उसमें हम एकत्रित कर लेंगे और जैसे ही जल प्रवाहित हो जाएगा पूरा बर्तन में तब हम इसको स्टॉप कवर को बंद कर देंगे। तो मिट्टी का तेल हमारे कीप में रह गया और जल जो हमारा नीचे दूसरे बर्तन में स्थानांतरित हो जाता है। तो इस विधि द्वारा हम अघुलनशील द्रव्यों को अलग कर सकते हैं। फिर अगली विधि है ऊर्ध्वपातन। ये विधि तब काम में ली जाती है जब कुछ पदार्थ जो है वो उधर पतित होने वाले होते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाते हैं और ऐसे पदार्थ के उदाहरण है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेफ्थलीन। तो ऐसे पदार्थ यदि किसी दूसरे पदार्थ में घुलित हैं तो हम उसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करना या कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करना। तो इस तरह से हम उसको प्रयोगशाला में जो है करके देख सकते हैं। तो इस तरह से उपकरण हम स्थापित करके अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा वाष्पित होकर सीधा जो है वो ठोस से वाष्प में बदल जाता है और नमक जो हमारा शेष रह जाता है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं परंतु उनके कणों की गतिशीलता जो है वो अलग अलग है। कण जो है वो अलग अलग वेग से गति करते हैं, तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि के कई प्रकार होते हैं जो हम बड़ी क्लास में पढ़ सकते हैं। एक प्रमुख है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम डाई में रंगों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे स्याही है तो स्याही से हमको अगर रंग अलग करने हैं तो इस विधि द्वारा हम उसके विभिन्न रंगों को अलग कर सकते हैं। तो इसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। उसके बाद है प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतर के आधार पर हम उनको पृथक कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है
के मिश्रणों को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वायु से विभिन्न गैसों को पृथक किया जा सकता है, या पेट्रोलियम में से विभिन्न पदार्थों का अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए उपकरण जो है वो स्थापित किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, और इसमें जो है उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पेट्रोलियम से विभिन्न हम जो पदार्थ हैं उनको अलग कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन है, कुछ रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है, उसमें कोई भी रासायनिक संयोजन नहीं होता। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना है, पानी का बर्फ में बदलना है, या पानी का भाप बनना है। तो ये सारी परिवर्तन हम रोज़ाना देखते हैं और ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे दूध है, उसको आपने जमाया तो दूध से बन गया दही, तो दही जो है उसको रासायनिक परिवर्तन के कारण बना है। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से आप क्या क्या जो है वो लिख सकते हैं नोट्स में। जैसे इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। दूसरा, यह अस्थायी होता है। तीसरा, इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें भौतिक ऊष्मा या प्रकाश बाहर जो है निकलती है, और इसमें गंध नहीं निकलती। जैसे मोम का पिघलना है, बादलों का बनना है, कपड़े का फटना है, रबर बैंड का खींचना है, मक्खन का पिघलना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं या दे सकते हैं। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये स्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है और इसमें गंध भी निकलती है। जैसे मोमबत्ती का जलना है, पटाखों को फटना है, दही का जमना है, लोहे पर जंग लगना है, अगरबत्ती का जलना है, भोजन का पकना है। तो इस तरह से लकड़ी या कोयले का जलना है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। अंतर अगर परीक्षा में आए तो कैसे लिखोगे कि यह है भौतिक परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है और यह एक स्थायी परिवर्तन है। इस दूसरा पॉइंट, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा पॉइंट, परिवर्तन के कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में बदल जाता है और इसमें जो है मूल अवस्था में नहीं बदलता। चौथा पॉइंट, परिवर्तन के कारण पदार्थ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता और इसमें पदार्थ के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है, और इस परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना नहीं बदलती और इसमें रासायनिक में जो है विभिन्न प्रकार के अणु बन जाते हैं, और इसमें परिवर्तन के समय न तो ऊष्मा मुक्त होती है, न शोषित होती है, और इसमें परिवर्तन के समय ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा आदि उत्पन्न हो सकती है, ये होती है। तो ये हो गए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। उसके बाद है शुद्ध पदार्थ। हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति जो है एक ही प्रकार की, उसे हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। जैसे शुद्ध लोहा है या शुद्ध जल है जिसमें केवल जल के अणु हैं और कोई अशुद्धि उसमें नहीं है, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। फिर तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे लोह तत्व है, सोना है, चांदी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, गंधक है। तो ये सारे जो है तत्व हैं। तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं। धातुएं भी हो सकती हैं, अधातुएं हो सकती हैं या उपधातुएं हो सकती हैं। यौगिक की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल है, नमक है, चीनी है, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब यौगिक है। अब मान लो जल है तो जल में 2 भाग हाइड्रोजन होता है, 1 भाग ऑक्सीजन। नमक में साधारण जो नमक है उसमें 1 भाग सोडियम, 1 भाग क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन। तो ये सारे यौगिक के उदाहरण हैं। मिश्रण, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसे पदार्थ जो एक या अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बने होते हैं और इनमें जो है रासायनिक संयोजन नहीं होता। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु, बालू, नमक आदि। उसके बाद एक अंतर और आता है परीक्षा में, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो ये कैसे लिखेंगे आप? जैसे पहला पॉइंट है, तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते।
और इसमें तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और इसमें जो है ये अपरिवर्तनीय होता है या सदैव स्थायी होता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके पाठ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया और नेक्स्ट और साइंस के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।